हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। देखो, वैसे तो जितने भी डाउट्स पॉसिबल हो सकते हैं अपने पास, किसी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन मैं अगर करा रहा हूँ या फिर किसी कंसेप्ट को अगर मैं करा रहा हूँ, तो जितने भी पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई डाउट लगता है या फिर कुछ क्वेरी होती है, तो आप कमेंट कर कर भी उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो हमने अभी तक ट्राइंगल का जो बेसिक वाला पार्ट देखा, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने देखा, उसमें हमने बेसिक ट्राइंगल को समझ लिया, कुछ टर्म्स हमने जानी, कुछ बेसिक कंसेप्ट ट्राइंगल का समझा था और एक कोसाइन लॉ भी हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, कि किस तरह चीजें आगे चलेंगी, किस तरह हमें प्रूफ समझना है, प्रूफ के जरिए आगे चीजों को करना है। तो पहले आज हम क्या करते हैं कि उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरह से उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद कुछ आगे नई चीजों को जानते हैं। ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले हमने ये बेसिक कंसेप्ट देखा था वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पर देखा था कि ट्राइंगल पॉसिबल कब हो सकता है। अगर कुछ साइड्स हमें गिवन है, दो साइड्स अगर हमें गिवन है, तो थर्ड साइड ट्राइंगल की क्या पॉसिबल है, हमने ये जानना था। तो मैंने बताया था कि अगर ट्राइंगल की दो साइड ए बी है और थर्ड साइड अगर एक्स है, तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। कि जो थर्ड साइड होगी वो दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी, इसका मतलब a माइनस बी से वो बड़ी होगी। और दूसरी ये भी थी कि जो थर्ड साइड होगी वो छोटी होगी दोनों साइड के सम से। तो x की पॉसिबल वैल्यूज ये हमारे पास पॉसिबल होती है ना। तो क्वेश्चन मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। ज्यादा बड़ी कोई लैंग्वेज थी नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। अभी मैं उसे बता देता हूँ। तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ट्राइंगल की थर्ड साइड पॉसिबल हो सकती है। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे सभी हम जानेंगे इसमें। क्वेश्चन का कहता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 एंड 12, कि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स 5 एंड 12 हैं। भुजाएं दो ट्राइंगल की दी हुई हैं। इफ थर्ड साइड इज अ नेचुरल नंबर, अगर मान लो हम ऐसा मान लेते हैं कि थर्ड साइड x है, तो x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब x एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां से क्या क्या क्लियर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो, जीरो भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई साइड जीरो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है ट्राइंगल में। तो 1 से स्टार्ट होगा, कोई डेसिमल नंबर भी नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पर ये है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब इन चीजों को डेप्थ में समझेंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन आगे वो चलता रहेगा। यहाँ पर ये बोला है कि थर्ड साइड इज अ नेचुरल नंबर, अगर तीसरी जो भुजा है वो एक प्राकृतिक संख्या है, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर थर्ड साइड। तो ये x जो हमने थर्ड साइड लिए, इसके कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो हमें पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो इस कंसेप्ट को तो हमने देख लिया था। यही क्वेश्चन क्या भी पूछा जा सकता था, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने पॉसिबल हैं, कि ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं जिनमें दो साइड 5 12 हो और थर्ड साइड एक प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड साइड के लिए केस हमारे पास लगेगा कि इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, तो 12 माइनस 5 7 होगा, और इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, तो 17 से छोटी होगी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, देखो 7 से बड़ी है, 7 के बराबर नहीं है यहाँ पर। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्या 17 पॉसिबल है, नहीं। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो 17 पॉसिबल होता, अदरवाइज ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। यहाँ हमसे पूछा है कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 साइड्स पॉसिबल, 9 ट्राइंगल्स ऐसे पॉसिबल होंगे, या फिर एक्स की ऐसी वैल्यूज 9 पॉसिबल है जो कि ट्राइंगल की कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी। ये क्या है, कंडीशन है ना ट्राइंगल के लिए। तो 9 ऐसी वैल्यूज हैं जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही होंगी, या फिर इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल है। अच्छा, ये सब चीजें हमें करनी होगी। सपोज x और 12 सॉरी 5 और 12 बड़ी वैल्यूज होती, तो ये डिफरेंस भी ज्यादा आता, तो हम कैसे काउंट करते हैं उन चीजों को। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हमारे पास होता है। क्या शॉर्टकट होता है कि यहाँ जो स्मॉलेस्ट साइड है ना अपने पास, यहाँ जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको 2 से तो मल्टीप्लाई करो और देन उसे सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से। तो देखो 5 इंटू 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 ही हमारे पास कितने थे पॉसिबल केसेस यहाँ पर थे। तो ये शॉर्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा होता या फिर एक्स की वैल्यूज पूछी होती, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं।
जैसे मान लो कि दो साइड 10 एंड 18 है और थर्ड साइड आपसे पूछा है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल होंगी। तो देखो स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पर x है, x को सॉरी स्मॉलेस्ट साइड यहाँ पर 10 है, 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 और देन 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास 19 वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस x को सेटिस्फाई कर रही होंगी या फिर x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। या नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कितने होंगे ऐसे 19 ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ये बात समझ में आई इसको। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, इसमें और पॉसिबिलिटीज हैं और सिचुएशंस इसमें क्रिएट की जा सकती है। जैसे पहला मैं कहता हूँ इफ ट्राइंगल इज एक्यूट, अगर मान लो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है, यहाँ पर तो बोला था कि वो ट्राइंगल है सिर्फ किसी ट्राइंगल की साइड है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बाकी सभी कंडीशन सेम है, एक और कंडीशन मैंने डाल दी है कि अब जो ट्राइंगल है ना वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। हमने देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से है ए बी सी, और ए के अपोजिट साइड में ए लेता हूं हमेशा, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी है, तो यहाँ एक कंडीशन ये लग जाती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से थर्ड साइड का स्क्वायर जो होगा वो लेस होगा। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी कर लिया था कोसाइन लॉ को यूज करके, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल की ट्रायंगल थी, बस यहाँ पर इस कंडीशन को और सेटिस्फाई हमें कराना होगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर जो दो साइड हमें दी हुई हैं वो 5 और 12 हैं, और थर्ड साइड हम x मान लेते हैं। लेकिन इस केस में, इस कंडीशन में एक चीज यहाँ पर हम ध्यान रखें कि ये जो c होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो यहाँ पर दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो 12 लॉन्गेस्ट साइड हो या फिर x लॉन्गेस्ट हो। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, तो ऐसे में दो केस ले लेंगे। पहला केस ले लेंगे क्या, 12 लॉन्गेस्ट मान लेते, और 12 अगर लॉन्गेस्ट मान रहा हूं तो देखो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ग्रेटर होगा 12 स्क्वायर से, तो x स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 माइनस 5 स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 119 है ना। 144 माइनस 25 किया, 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 119 बचा, तो यहाँ से x ग्रेटर होगा अंडर रूट 119 के। लेकिन यहाँ पर हम पहले वाली कंडीशंस को नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर क्या दिया था कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो रूट वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसके नियरर हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो किसका पॉसिबल है, देखो 121 का पॉसिबल है जो कि होता है 11। तो हम ये कह सकते हैं, इससे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मैंने कंसिडर ली, परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर किया तो 11 होगा। लेकिन 11 मतलब 121 तो 119 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर के साथ साथ इक्वल का साइन और आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, अंडर रूट 119 से। लेकिन 121 के तो इक्वल हो सकती है ना, 120 के भी इक्वल हो सकती है, तो x की यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज होंगी, x ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 11 के। अच्छा, अभी तक x की अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर हम x की बात करें तो x के कंडीशन तो हमारे पास सेम ही है, 7 से ग्रेटर और 17 से लेस, ये वाली तो बिल्कुल सेटिस्फाई करनी ही चाहिए हर सिचुएशन में। किसी भी एक्यूट ट्रायंगल होने से पहले ट्रायंगल तो ट्रायंगल है ना, एक्यूट से पहले तो वो एक ट्रायंगल है, और अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की कंडीशन तो सेटिस्फाई करानी होगी, तो x की पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती है। लेकिन अब अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो उसके लिए स्पेसिफिक केस और हम निकाल रहे हैं, तो ये तो फॉलो करेगा ही। उसके बाद x की वैल्यू 11 से ग्रेटर होगी और 11 के इक्वल भी होगी, यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब केस सेकंड और ले लेते हैं, यहाँ पर अब x हम ग्रेटेस्ट साइड मान लेते हैं, तो देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर से बड़ा होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर तो ये होगा 25 प्लस 144 और ये 169 हो, और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 13 हो जाएगा x, मतलब x की वैल्यू 13 से भी ग्रेटर होगी। तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो गया कि अगर x, अगर 12 जो लॉन्गेस्ट साइड है, अगर सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल में, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 11 और 11 से बड़ी, तो 11, 12
13, 14, 15 और 16, 17 तो नहीं हो सकता है। तो ये इस केस के अकॉर्डिंग पॉसिबल वैल्यूज है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो x की वैल्यू 13 से छोटी होनी चाहिए। तो 13 से छोटी अगर हम देखें तो देखो 11 एंड 12, तो यही दो x की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। या फिर ईच सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग कंडीशन निकाल ही सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होता x बीइंग अ लॉन्गेस्ट साइड, कि x सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल की, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती, सिर्फ 13 से स्मॉलर, क्योंकि 12 तो नहीं हो सकती ना, 11-12 तक तो नहीं हो सकती, 12 से बड़ी ही होंगी। तो 12 से बड़ी में देखो 14, 15 और 16 हो सकती है, 13 भी नहीं होगी अगर x सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। या फिर अगर ये बोला होता कि 12 लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमारे पास पॉसिबल केस ये होते, तो x के लिए पॉसिबल वैल्यूज ये होती। तो हम इस सिचुएशन के लिए अब सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए समझ में आ गया, हमें इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर मान लो ये तो एक्यूट के लिए था, अगर ट्राइंगल क्या होता, राइट एंगल ट्राइंगल होता, समकोण त्रिभुज होता, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सी स्क्वायर के। यहाँ पर सी क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी साइड होगी त्रिभुज में। तो करा लेते हैं, हमारे पास जो साइड्स है वो 5, 12 एंड x है। लॉन्गेस्ट साइड में x को मान लेता हूं, ठीक है, x लॉन्गेस्ट साइड लेकर चल लेते हैं। अब दो केस आपको समझ में आ गया, दो केस बनाना है तो मैं एक केस लेकर चल लेता हूं कि x हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। तो देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर के। तो इसका तो क्या आता है, 13 आता है और ये x होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यूज ओनली एक ही हो सकती है, ओनली वन केस पॉसिबल है हमारे पास कि x की वैल्यू 13 रखोगे तो ही। और देखो ट्रिपलेट भी होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जब अभी राइट एंगल ट्राइंगल को हम डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक चीजें समझ ले ट्राइंगल की, तब हम राइट एंगल ट्राइंगल को समझेंगे डेप्थ में। और ये भी बताएंगे कि इसमें ट्रिपलेट्स बनते हैं, जैसे 5, 12 एंड 13 का हाइपोटेनस। और ये वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखते हैं, क्योंकि अब ये वाली कैलकुलेशन हम कम कर सकते हैं। 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है ना। तो इस तरह से अपने पास काफी सारे ट्रिपलेट बनते हैं और उनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ये वैल्यूज हम याद कर लेते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइड है और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपने पास थर्ड साइड क्या होगी, 41 होगी। अगर दो साइड 3 और 4 है, ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हम समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ से भी हम एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन एक तीसरा केस और हम ले लेते हैं, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता तो, मतलब अधिक कोण त्रिभुज होता तो उसके केस में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस होगा लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर से। तो अब हमारे पास जो साइड्स हैं वो 5, 12 एंड x है। और यहां अगर हम देखें तो देखो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अगर मैं x को लॉन्गेस्ट साइड मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं, यहां पर भी मैंने कंसीडर किया है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पर 13 से ग्रेटर हमारे पास x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 से ग्रेटर क्या क्या पॉसिबल है, देखो x किसी भी ट्राइंगल के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं इन दो साइडों के लिए, तो ट्राइंगल के केस में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, ये इनको तो हम नहीं छोड़ सकते। तो x की ये रेंज तो हमें मिल गई है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल पॉसिबल है इन दो साइडों के लिए, तो उसकी x थर्ड साइड इसी रेंज में होगी। अब वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक केस होंगे, तो इन्हीं में से कुछ वैल्यूज निकलेंगी। इनके बाहर गया तो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा, एक्यूट के चक्कर में ट्राइंगल ही नहीं रहा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो देखो 13 से ग्रेटर होगा तो 14, 15 और 16, ये थ्री साइड्स हमारे पास क्या होंगी, पॉसिबल होंगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम यहाँ पर केस बना सकते हैं, किस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है। तो इस पर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते, इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसमें हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, है ना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इस सभी की जो ये हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी स्लाइड्स में वहां पर डाल देता हूँ। तो अगर कोई चीज रह भी जाती है आप लोगों की, तो वहां से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है।
दूसरा ये कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे, है ना, वो साथ साथ भी मैं पीडीएफ वहीं पर ही अपलोड करता रहूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैं सीरीज वाइज करूंगा। जैसे जो जो हमने कंसेप्ट अभी कवर किए हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो साथ साथ ये प्रैक्टिस करते चलोगे तो हम जो बाद में मिक्स इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने जो इसके बाद में, ये तो बेसिक कंसेप्ट हमने सबसे पहले समझा था कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, थर्ड साइड की क्या साइड्स पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा हमने कोसाइन लॉ भी देखा था, और कोसाइन लॉ हमने देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरह से पॉसिबल है, ए बी और सी, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ए के अपोजिट साइड में ए लूंगा, बी के अपोजिट साइड में बी लूंगा और सी के अपोजिट साइड में सी लूंगा। तो इसके लिए अगर मैं मान लो बी एंगल के लिए प्रूफ करना चाह रहा हूं, तो हमारा कोसाइन लॉ क्या था, इसके एडजेसेंट जो साइड है उनका स्क्वायर का सम, सब्ट्रैक्ट कर दो उसके अपोजिट साइड को, देन डिवाइड बाय 2 और एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास कोसाइन लॉ था और ये सभी के लिए मैंने प्रूफ करवा दिया था। अगर हमें कोस ए यहाँ से लिखना होता तो ए एंगल के लिए एडजेसेंट साइड बी और सी होती, तो इनके स्क्वायर का सम और अपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। इसी तरह से हम कोस सी के लिए भी लिख सकते हैं। कोस सी के लिए जो एडजेसेंट साइड होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, माइनस थर्ड साइड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाय 2ab। तो ये फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया था किस तरह से हम इसकी इमेज दिमाग में सेट कर सकते हैं जिससे हमें याद ना करना पड़े। तो ये हमारे पास कोसाइन लॉ होता है। अब इस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें एक एंगल हमें दिया हुआ है, हमें पता भी तो लगाना पड़ेगा ना कि यहाँ कोसाइन लॉ लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो देखो यहाँ एक एंगल गिवन है और दो साइड हमें दी हुई है, और हमसे थर्ड साइड पूछे, देखो ए सी, इसे हम मान लेते हैं बी, तो हमसे बी की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे केस में एक एंगल गिवन है और बाकी दो साइड्स गिवन है। ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हम क्या लगा देते, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगा देते, लेकिन यहाँ तो हम वो भी नहीं लगा सकते। वैसे तो लग तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ही रही है, लेकिन उसे हम कोसाइन फॉर्मूला बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम वो लगाएंगे तो क्या रहेगा, कोस। अब देखो ये वाला जो एंगल है बी है, इसके लिए हमने देखा था एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, तो ये हम एक बार फिर लिख देते हैं। तो साथ साथ ही लिख देते हैं, देखो कोस 60 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट जो साइड है वो देखो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग साइड, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 5। तो देखो कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर को हम कुछ अभी कर नहीं सकते, तो 5 4 जा 20, 2 जा 40। तो देखो ये 2 से 20 हुआ और ये 20 इस तरफ जाएगा, तो 16 प्लस 25 कितना होगा, 6 5 11 2 1 3 41 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इस तरफ भेजा, 41 माइनस 20 हम करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू जो होगी वो √21 पॉसिबल होगी। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना। 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो ये 40 आया, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 16 प्लस 25 41 होगा, 20 का इधर जाएगा, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, ये √21 अपने पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, बी की वैल्यू होगी। तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल गिवन है और दो साइड दी है ट्रायंगल की, तो हम थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज कर। इस फॉर्मूला के वैसे बहुत सारे यूज हैं, अभी हम बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इनमें मास्टरी करेंगे, मतलब समझेंगे इन्हें अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, सेम ही क्वेश्चन है, एंगल दिया हुआ है, रिमेनिंग दो एडजेसेंट साइड दी हुई है, थर्ड साइड पूछी है हमसे। तो देखो कोस 60 डिग्री, एंगल भी सेम ही है, 5 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई अपने पास होगा ये 2 इंटू 5 इंटू 6। तो ये होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं, 6 पंजे 30, 30 इज इक्वल टू में 25 प्लस 36 होगा माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इधर हम भेजेंगे तो 36 माइनस 30 होगा 6 प्लस 25, तो ये √31 अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है तो यहाँ से हमारे पास दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोसाइन लॉ हमने देखा तो क्या साइन लॉ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब कोसाइन लॉ पॉसिबल है तो साइन लॉ भी पॉसिबल होगा। तो एक बार साइन लॉ की हम बात कर ले कि साइन लॉ कैसे लगता है, साइन लॉ होता क्या है।
है ना। तो देखो जिस तरह से हमने कोसाइन लॉ प्रूफ किया उसी तरह से हम साइन लॉ की भी एक बार बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, दोनों एक साथ अगर हम समझ लेंगे तो बाकी के जो प्रूफ है वो आसान हो जाएंगे करना, क्योंकि ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं और इसी तरह से सभी चीजें हम कवर करने लगेंगे। तो देखो मैंने क्या किया था, अगर ये ए साइड होगी, ये बी साइड है और ये सी साइड है, तो यहां से मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कोसाइन लॉ प्रूफ करने के। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एंगल बाइसेक्टर प्रूफ कर लेता हूँ। चलो परपेंडिकुलर ही प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लेते हैं और इस एंगल बी के लिए ही हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये एच होगा, यहाँ पर ये एच होगा। तो यहाँ से अगर हम देखो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, और अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो ये एरिया क्या होगा, देखो ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस, मतलब बी सी इंटू हाइट क्या होगी, इसे हम डी पॉइंट बोल देते हैं, तो ए डी होगा। यही क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर हाइट देखो ये h है, और अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री घुसा देता हूँ थोड़ी सी इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस परपेंडिकुलर को मुझे यूज करना है तो साइन यूज में लेना पड़ेगा, और क्योंकि हम साइन लो पढ़ रहे हैं तो साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन यहाँ पर b होगा, और साइन b को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है, c है। तो यहाँ से h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू साइन b। यहां से मैं h को क्या लिख सकता हूँ, c इंटू साइन बी। इसी तरह से हमने कोस के लिए चेंज किया था। तो यहां से देखो ये हाफ इंटू बेस हमारे पास a होगा, और सी ए डी हमारे पास जो है वो हाइट है, तो उसे मैं h लिख देता हूँ। और h को हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू साइन बी। तो h को मैंने चेंज किया c इंटू साइन बी से। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला, a इंटू सी इंटू साइन बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो साइन लॉ हमारे पास दो फॉर्मूलाज में प्रूफ करूंगा। साइन लॉ में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी। देखो यहाँ पर भी हम रिलेशन बैठा सकते हैं। देखो ये तो हमने हमारी कंस्ट्रक्शन है, ट्राइंगल कुछ इस तरह का गिवन है। तो यहाँ पर हम बी एंगल की अगर बात कर रहे हैं, देखो बी एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर दोनों एडजेसेंट साइड्स आ रही हैं, देखो ए और सी। अगर मैं चाहूं तो इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू, अगर मैं ए बी ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन सी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने साइन बी के लिए प्रूफ किया है, अगर मैं यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस एंगल के अकॉर्डिंग देखता, तो ये एच की वैल्यू क्या आती है अपने पास साइन सी बी, बी से मल्टीप्लाई कर देते तो ये एच की वैल्यू आ जाती। तो जिस भी एंगल के लिए हमें बात करनी है उसके एडजेसेंट साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए भी लिख सकते हैं। और तीनों हो सेम ही ट्राइंगल के एरिया को प्रूफ कर रहे हैं, तीनों सेम ही एरिया के सेम ही ट्राइंगल के एरिया को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तीनों ही इक्वल होने चाहिए। हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी इक्वल होना चाहिए हाफ इंटू, चलो मैं पहले इसको तो इधर हटाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वापस बना देता हूं मैं, जिससे कि आप लोग देखो तो आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हाफ इंटू ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो बी इंटू सी साइन ए होगा, ये इक्वल होना चाहिए हाफ इंटू बी के लिए अगर हम बात करेंगे तो ए इंटू सी साइन बी होना चाहिए, और अगर हम सी कोण के लिए बात करेंगे तो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी होना चाहिए। तीनों के लिए हमने बात की, देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है तो। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर दिया है, तीनों को मैंने ए बी सी से डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से होगा क्या, देखो बी सी से बी सी कैंसिल आउट हुआ, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, देखो साइन ए अपॉन ए। बहुत प्यारी आइडेंटिटी यहाँ से निकल कर आएगी, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकलेगा, साइन सी डिवाइड बाय सी। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखो कि ए एंगल के जो अपोजिट साइड है ए, तो देखो साइन ए अपॉन ए इक्वल होगा साइन बी के जो अपोजिट साइड है उनके रेशियो के, साइन बी अपॉन बी, ये भी इक्वल होगा साइन सी अपॉन सी के। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते भी हैं।
अगर हमें एंगल गिवन है, साइड्स गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चंस देख लेंगे। और फिलहाल हमें ये रिजल्ट याद रखना है, एक तो ये, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना हो, ठीक है, कि हमें एक एंगल गिवन है और उसके एडजेसेंट साइड गिवन है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे। यहाँ पर अगर हमें साइड्स के साथ साथ, अगर यहाँ हमें ए के साथ साथ अगर एरिया निकालना होता, अगर साइड ना निकालकर हमसे पूछा होता फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो देखो मैं क्या करता, अगर मुझे साइन लॉ नहीं पता होता तो मैं पहले इस ए साइड को फाइंड करता, देन मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालने लगता, तो कितना टाइम वेस्ट होता। और यहाँ से एरिया देखो इजीली निकाला जा सकता है, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है √3/2, तो 2 हो जाता, या फिर एक 2 से इसे 3 कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 √3 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास एरिया हो जाता ट्राइंगल का। तो डायरेक्ट रिजल्ट बन जाता, कितना इजीली हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है कि हम कैसे डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, और अगर 1 बाय 1 चीजों को चलाते रहेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और इन पर काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम पर ये मजा आएगा करने में ही नहीं, अभी धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगे, लेकिन बाद में बहुत मजा आने वाला है जैसे जैसे चीजें सही क्लियर होती रहेंगी। तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें ए साइड फाइंड करनी है, दिया क्या हुआ है, दो एंगल हमें दिए हुए हैं। तो देखो अगर साइड फाइंड करनी होती, एक एंगल होता, दो साइड गिवन होती, तो हम कोसाइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, दो एंगल गिवन है और हमें एक साइड फाइंड करनी है और एक साइड भी गिवन है। तो यहाँ पे मैं साइन लॉ यूज कर सकता हूँ, देखो 30 के अपोजिट साइड का रेशियो, तो साइन 30 डिवाइड बाई ए इक्वल होगा साइन 45, और उसके अपोजिट जो साइड है वो मुझे गिवन है 3√2। तो यहाँ साइन लॉ को यूज किया जा सकता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कहाँ हमें कोसाइन लॉ यूज करना है और कहाँ हमें साइन लॉ यूज करना है। अगर दो साइड होती, एक एंगल होता तो कोसाइन लॉ, लेकिन दो एंगल है, एक साइड है तो साइन लॉ। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ए हमें चाहिए तो ए को इस तरफ भेजा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 3√2 इधर आया, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसको मैं 1/√2 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो √2 यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये ए की वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो ए क्या आया देखो, √2 होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू आई 3, और यही हमें फाइंड करना था। इजीली हमने कर लिया इसको। अगर हमसे एरिया पूछा होता, अगर हमसे एरिया पूछा होता तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखो अब ए साइड मैंने फाइंड कर ली है, तो देखो ये दोनों एडजेसेंट मुझे मिल गई हैं। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री और 30 75 डिग्री, तो ये 105 डिग्री होगा, हाँ या ना। तो देखो एरिया होगा हाफ इंटू एडजेसेंट साइड्स, तो ए आया 3 इंटू 3√2 इंटू साइन 105 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 105 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन तो कुछ इस तरह की बन सकती थी अगर हमें एरिया निकालना होता तो। अगर यहाँ हमें ये गिवन नहीं है वैल्यू, तो इसके बहुत सारे तरीके हम निकालेंगे कि अगर किसी एंगल के लिए हमें वैल्यू नहीं पता है तो क्या करें, ठीक है। लेकिन वो बाद की बात है, अभी हम अगर करना होता, एरिया निकालना होता, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इतना भी हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन 105 डिग्री की फॉर्म में गिवन है, या इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सिंपली अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वहां से भी हम साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो बात अलग है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रिकी केस बन जाता है कि हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री के अपोजिट साइड लेंगे जो कि ए है, ये हम ए बोल देते हैं। अच्छा ए तो यहाँ पर गिवन है, ये ए नहीं, इसे बी बोलेंगे क्योंकि बी के अपोजिट है। साइन 60 डिग्री अपॉन ए, और साइन, और हमें बी फाइंड करना है, तो साइन 30 डिग्री अपॉन बी। अब यहाँ हमें दोनों ही साइड गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये 80 गिवन है, और इसके अपोजिट एंगल में निकाल सकता हूँ ट्राइंगल के इंटीरियर सम प्रॉपर्टी से। तो 60 30 90, तो ये एंगल 90 होगा, तो देखो साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय 8। तो देखो ए तो हमें निकालना है नहीं, तो इसको तो यूज लेना ही क्यों, हमें चाहिए बी, तो इस वाले रेशियो को कंसिडर कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री होगा 1/2, और ये नीचे बी है इज इक्वल टू में साइन 91 होता है डिवाइड बाई 8, तो 2 4 जा ये, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से साइन लॉ को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं,
क्वेश्चन साइड से निकाल सकते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो साइन और कोसाइन लो हमने देखा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन और कोसाइन लो दोनों ही बहुत ही यूजफुल लो हमारे पास है ट्राइंगल के केस में, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो इसका एक रिजल्ट हम जानने की कोशिश करेंगे, तो करते हैं कि इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको अच्छा बताने की कोशिश करें। साइड ही तो निकालने, कोसाइन से भी निकाल रहे थे, ये तो चलो नहीं, ये समझ में नहीं लग रहा हमें इतना। लेकिन अगर हम देखें एंगल बाइसेक्टर को हम समझने की कोशिश करें, तो देखो ना ये प्रूफ्स को कितना इजी बना देता है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर को सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से करते तो थोड़ा ट्रिकी मामला पड़ता है, थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, लेकिन साइन लॉस को बहुत इजी बना देता है, समझते हैं उसको। पहले मैं ये बता देता हूँ एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके लिए बात की थी कि किसी ट्राइंगल के लिए अगर मैं किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, कोण का समद्वि भाजन कर रहा हूँ, कोण भाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एडी। तो मैं बोल देता हूं एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। किसी कोण ए का कोण समद्वि भाजक है कौन, एडी। क्लियर है। तो ये मान लेते दोनों ही कोण इक्वल होंगे, क्योंकि समद्वि भाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो ये जो यहाँ पर डी पॉइंट पर ये जो एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये यहाँ परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये गलतफहमी दिमाग में पालनी भी नहीं है कि ये हो सकता है मिड पॉइंट हो ये इक्वल होगा। पॉसिबल हो सकता है कि है, लेकिन हर केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो हम ऐसा मानकर भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो बीसी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, देखो बीडी रेशियो डीसी में ही तो डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट इस पूरी बीसी रेखा को। तो ये जो रेशियो होगा वो इस कोण को बनाने वाली जो साइड्स हैं, देखो इस कोण को बनाने वाली कौन कौन सी साइड्स हैं, ए बी और ए सी, इनके रेशियो के इक्वल होगा, ए बी रेशियो ए सी। तो देखो जो ये BD वाला कंपोनेंट है ये इस AC के रेशियो के इक्वल होगा। देखो BD वाला AB और ये DC वाला AC। तो इसमें ऊपर नीचे भी नहीं लिख देना है कि AC अपॉन AB भी तो हो सकता था। जो AB अपॉन AC का रेशियो होगा वो कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, देखो BD रेशियो DC के। ऐसा होता है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। ये आया कैसे वो हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये रिजल्ट काम का है, इसे याद रखना पड़ेगा। इन्हें हमें डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रूफ समझ लेते हैं। ऐसे कैसे हमने बोल दिया कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, और ये कैसे हेल्प करेगा उसकी भी हम बात करेंगे कि देखना कितना जल्दी हम चीजों को करने लगेंगे, ठीक है। तो जियोमेट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, अगर हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाए एक बार, है ना। और सारी एक साथ तो नहीं पता चलेंगी, धीरे धीरे हमें समझना होगा, लेकिन देखेंगे कि कितना आसान होता है। हम देखते ही इनमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एलजेब्रा हुआ, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, इनमें फिर भी थोड़ी बहुत हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन जियोमेट्री में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। समझते हैं आगे, हम इसे प्रूफ कर देते हैं एक बार। ये प्रूफ कैसे होगा, साइन लॉ हमने अभी तक पढ़ा है, तो साइन लॉ के बेसिस पर ही हम इस एंगल बाइसेक्टर को प्रूफ करेंगे। और अब हम एंगल बाइसेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पर जितना भी कंसेप्ट है ना, इससे इंसेंटर बनता है, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंसेंटर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो जितने भी बाइसेक्टर पॉसिबल है एंगल बाइसेक्टर सभी को हम पढ़ेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आज बेसिक सी बात समझ लेते हैं कि ये वाला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, मैं देखो बार बार इसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि ए बी रेशियो ए सी बी डी रेशियो डी सी के इक्वल होगा, है ना। प्रूफ हम इसका समझ लेते हैं। प्रूफ समझने से होता क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से हम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है, काम का ये रिजल्ट ही रहता है, मेन यूज हमें इसे ही करना है। लेकिन जब तक चीजें हम अप्लाई करना नहीं सीखेंगे हम जियोमेट्री को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो चीजों को अप्लाई करना भी हमें आना चाहिए। तो हम यहाँ पर साइन लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें इस ए बी, यहाँ पर ए बी साइड भी चाहिएगी और ए सी साइड भी चाहिएगी, तो हम इनका अपोजिट एंगल भी ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि साइन जो लॉ है वो एंगल और उसके अपोजिट साइड के लिए बात करता है, तो हमें ये एंगल्स की भी जरूरत होगी। तो मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, और क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। मुझे नहीं लगता इस बात में कुछ ज्यादा दम है, तो मैं आगे चलता हूं। तो यहाँ पर हम पहले इस ट्राइंगल के लिए बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी बी के लिए,
ट्राइंगल एडीबी के लिए हम बात करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं साइन लॉ यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं साइन लॉ यूज करता हूँ, तो देखो साइन थीटा के अपोजिट साइड, साइन थीटा के अपोजिट साइड बीडी होगी, ये इक्वल होगा रेशियो साइन एक्स अपॉन ए बी के। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए बात करता हूं, ट्राइंगल ए डी सी के लिए, तो यहां पर जो साइन थीटा होगा वो उसके अपोजिट साइड डीसी के रेशियो के इक्वल होगा साइन 180 माइनस थीटा एक्स, सॉरी 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई इसके अपोजिट साइड क्या है, ए सी। देखो साइन 180 माइनस एक्स को हमने ट्रिग्नोमेट्री में जाना है कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, 180 की वजह से चेंज होगा नहीं, तो ये साइन 180 में ही रहेगा, सॉरी साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का एक्स डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू में साइन थीटा डिवाइड बाई डी सी। यहाँ पर देखो साइन थीटा साइन एक्स, तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन एक्स, ये इक्वल होगा डीसी डिवाइड बाई एसी के। यहां से भी ये रेशियो निकाला जा सकता है, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन एक्स, और ये इक्वल होगा बीडी डिवाइड बाई ए बी के। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में बोल देता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन हम बोल देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में देखो साइन थीटा अपॉन साइन एक्स का जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन साइन एक्स, क्योंकि थीटा एंगल भी इक्वल है और एक्स भी इक्वल है। क्योंकि यहाँ 180 में से कौन सा वाला एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यही वाला तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी इक्वल है। तो साइन तो सेम वैल्यू के लिए सेम ही वैल्यू देगा, सेम एंगल के लिए सेम वैल्यू देगा, तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, तो इनके राइट साइड वाले रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो बी डी अपॉन ए बी हम इक्वल कर सकते हैं डी सी अपॉन ए सी के। यहाँ थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट आता है बी डी डिवाइड बाई डी सी इक्वल होगा ए बी डिवाइड बाई ए सी के। और कहीं ना कहीं हमें यही प्रूफ करना था, बी डी अपॉन डी सी, देखो बी डी अपॉन डी सी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के, ए बी अपॉन ए सी के। तो ये हमारा प्रूफ था। देखो किस तरह से हमने साइन लॉ को यूज किया और हम रिजल्ट पर पहुंच गए। तो इसलिए क्वेश्चंस में भी हमें अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अगर हम इन चीजों को समझते हैं, यहाँ पर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बन सकती हैं जब हम प्रूव करते हैं, और इन्हीं चीजों को हम क्वेश्चन में अप्लाई इजीली कर लेंगे जब अगर हमें ये चीजें आती होंगी तो। इसलिए प्रूफ समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने दो चीजें यूज ली, एक तो साइन लॉ, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल के लिए साइन के फंक्शन हमने इक्वल नहीं लिए। ये जो हम रेशियो इक्वल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेम ट्राइंगल के लिए रख रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया कि इस वाले रेशियो को इस वाले रेशियो के इक्वल रख दिया या फिर इस रेशियो के इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये डिफरेंट ट्राइंगल के लिए बात हो रही थी। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अलग है। अगर इस कंप्लीट ट्राइंगल की मैं बात करता तो ये पूरा एंगल मुझे यूज करना पड़ता, ये और ये। ठीक है, तो डिफरेंट ट्राइंगल के लिए हम सेम ट्राइंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल के लिए सेम अलग अलग रेशियो हमारे पास बनेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इस रिजल्ट को इजीली समझ सकते हैं क्या, कि जो साइड एंगल बाइसेक्टर होगा, जो वो डी पॉइंट से इंटरसेक्ट करने लग रहा है, तो ये वाला रेशियो इस रेशियो का, मतलब इस वाली साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा ए बी रेशियो ए सी के। अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता तो यहाँ जो रेशियो बनता वो इक्वल होता इन दोनों रेशियो के। और हमें पता है इसके कोरिस्पोंडिंग ये और इसके कोरिस्पोंडिंग ये हमें लेना पड़ता है, बी डी के लिए ए बी और डी सी के लिए ए सी। तो इसलिए अब एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोला है कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी दिया हुआ है कि कौन समद्वि भाजक है, मतलब ये वाला कौन इस कौन के बराबर होगा। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर लिखा आता है, एंगल कौन समद्वि भाजक समझ में आता है, तो हमें एक ही चीज रिजल्ट अभी याद आता है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, क्या कि ये वाला जो रेशियो होगा इन रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं 12 अपॉन एक्स इक्वल होगा 20 अपॉन 30 के। तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 2 6 जा 12 होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 18, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अगर हमें रिजल्ट पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, और अगर ये रिजल्ट नहीं पता होता तो इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ बन रहा है। तो ये रिजल्ट्स हमें पता होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट्स हमें पता है तो क्वेश्चन फटाफट होंगे। क्लियर है? और सभी रिजल्ट हम इसी तरह से समझेंगे, अच्छे से उनका प्रूफ समझेंगे, कैसे आया, क्यों आया, सभी चीजें उनके बारे में समझेंगे। ठीक है,
देखो यहां पर हमें एंगल ए फाइंड करना है, ये एंगल ए क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, देखो हमने जो अभी थ्योरम देखी, हमने जो समझा, पहला रिजल्ट हमने देखा एंगल बाइसेक्टर के लिए, वहां पर ये बोला कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो इक्वल होगा। अगर मैं आपको कह, देखो ऐसा था, ये गिवन था, ये गिवन था, और ये इसका रिजल्ट था, ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट होगा। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए? अगर बाइसेक्टर है तो ये है, अगर ये है तो ये भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये कब होगा, जब ये होगा। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पर लग रहा है क्या, कि यहाँ पर अगर हम देखें, देखो 60 और 80 का जो रेशियो है, मतलब यहाँ पर ये एंगल होगा और ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा होगा। कब कर रहा होगा, जब इनका रेशियो इस रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो हम कर कर देख लेते हैं क्या रेशियो इक्वल है, 60 80 और ये 36 और 48। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और ये देखो 6 2 बाय कितना आया, सॉरी 3 बाय 4 आया रेशियो, 2 से कैंसिल आउट करने पर। यहाँ 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, और ये 2 3 जा और 2 4 जा। तो देखो दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा, कौन, बीडी। बीडी विल बी अ एंगल बाइसेक्टर, एक कौन समद्वि भाजक होगा ये, क्योंकि यहाँ रेशियो इक्वल आ रहा है इसका, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होना चाहिए। इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का रिजल्ट हमें क्या चाहिए था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बस। तो ये वाला जो कोण है, इस इन दोनों कोणों के सम के इक्वल होना चाहिए, मतलब थीटा प्लस 80। पढ़ चुके हैं ना लाइन एंड एंगल में, हमने इस चीज को देखा है, थीटा प्लस 80 इक्वल होना चाहिए 105 डिग्री के। तो थीटा यहाँ से कितना निकल कर आ सकता है, 25 डिग्री। मतलब थीटा कितना होगा, 25 डिग्री। तो ये वाला थीटा भी कितना होगा, 25 डिग्री। अब अगर ये ट्रायंगल है, या तो इसको कंसिडर कर लो या इस पूरे को कंसिडर कर लो, पूरे को कर लेते हैं। बी कितना हो जाएगा एंगल, 50 डिग्री, 25 25 दो भाग में बट रहा था। और एंगल सी कितना है, 80 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना होगा, 180 डिग्री। एंगल बी 50 डिग्री है, एंगल सी कितना है, 80 डिग्री है। तो देखो 80 यहाँ से गया तो 100, 50 यहाँ से गया तो 50, तो एंगल ए कितना आया, 50 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा, 50 डिग्री। तो ये रिजल्ट कैसे भी यूज हो सकता है, अगर बाइसेक्टर है तो रेशियो इक्वल होगा, और अगर रेशियो इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ से आज जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट जो समझा, एक जो नई बात हमने आज समझी, एक तो साइन लो हमने पढ़ा कि साइन ए अपॉन ए इक्वल होगा साइन बी अपॉन बी इक्वल होगा साइन सी अपॉन सी। अब देखो ए बी सी मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया है ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी होती है। और हमने एक और यहाँ से रिजल्ट देखा, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी भी की भी, तो ये सी और ये होगा साइन ए के, है ना, इस तरह का। मतलब हमने साइन में एक रिलेशन देखा है। अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन अगर है, ये बी और ये सी, तो ये बी साइड होगी, ये सी होगी, ये होगी। तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड हमने लिए हैं, देखो बी सी, तो एंगल ए आना चाहिए, तो ये होगा। बाकी तीनों एंगल्स के लिए हम ये रूल लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की एंगल बाइसेक्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि एंगल बाइसेक्टर में किसी ट्रायंगल में अगर ए बी सी, और ये में ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ए डी, इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, कौन समद्वि भाजक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के, देन तो ये होगा। या फिर अगर ऐसा है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी विल बी अ एंगल कौन समद्वि भाजक, कि वो कौन समद्वि भाजक होगा, वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा अगर ऐसा है तो यहाँ से दोनों रिजल्ट पॉसिबल है, इनका वाइसी वर्सा बोल सकते हैं, इसको उल्टा बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये है, तो ये है तो ये भी तो होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y भी तो x के इक्वल होगा।
है ना। तो ये रिजल्ट हमने देखा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हमें नहीं करना है, हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन एक बार हम एंगल बाइसेक्टर को कंप्लीट करेंगे अभी, है ना, कुछ कम कम क्वेश्चंस लेकर करेंगे, उसके बाद पूरे एंगल बाइसेक्टर पर देखो, अगर यही टॉपिक पढ़ा है तो हम वही इंप्लीमेंट करने लग रहे होंगे। अगर मैं इसके बाद कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप सेम कंसेप्ट लगाओगे और वो क्वेश्चन हो भी जाएगा। मजा तब है जब 2-4 टॉपिक पढ़ लिए और उसके बाद हम जब मिक्स क्वेश्चन करें, तब हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, है ना। तो इसलिए कंसेप्ट समझने के लिए हमने 1-2 क्वेश्चंस देखे, लेकिन 2-4 टॉपिक होने के बाद, 2-4 कंसेप्ट होने के बाद जब हम मिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम अप्लाई करना भी सीखेंगे कि हमें कैसे पता लगे क्वेश्चन को देखकर कि हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। और इस जो वीडियो की जो स्लाइड्स हैं, जिन्होंने हमने क्वेश्चंस किए हैं, कंसेप्ट किए हैं, अगर ये आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं ये अपलोड कर देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप मुझे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर सकते हैं, जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आप इजीली मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरह की अगर क्वेरी है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।